नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हमारी खास पेशकश लीगल गुरु में हम लाते हैं आपको एक ऐसे वकील से जो पिछले कई सालों से टेक्सटाइल और अन्य कई गुनाहित मामलों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रतिभा देसाई जो वकील है। स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, क्या कहोगे, पिछले 6 सालों से आप वकीलियत का जो वर्क कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस कपड़ा मार्केट को लेकर कैसा है, क्या कहोगे जी? पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कपड़ा मार्केट है वो देश की जान है। और बेसिकली सूरत देखें तो सूरत कपड़े मार्केट पे टिका हुआ है। यहाँ काफी व्यापारी यही व्यापार से जुड़े हुए हैं और इसीलिए फ्रॉड और क्रिमिनल मामले हैं वो भी उनके साथ धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें कोई व्यापारी है उसका कोई माल का पैसा नहीं देता, कोई पार्टी फ्रॉड करके भाग जाती है, उसमें लाखों से लेकर करोड़ों का फ्रॉड होता है। साथ में चोरी के मामले होते हैं, फिर चेक बाउंस के किस्से भी आते हैं और कोई पार्टी भाग जाती है तो जो मकान मालिक है वो अपनी दुकान या अपनी प्रॉपर्टी वापस कैसे हथिया है और जो लीगल वे में वो फंसता है उससे बाहर कैसे आए। वैसे काफी मामले होते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, वैसे वैसे डिफिकल्ट केस आते रहते हैं। आप टेक्सटाइल में जैसे पर्टिकुलर चीटिंग के आपराधिक गुने बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत से ज्यादा केस ऐसे आते हैं कि पार्टी के साथ में धोखाधड़ी हो गई, पार्टी भाग गई, ऐसे मामले कई आते हैं। उसमें किस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस रहा? धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है। उसमें ऐसा होता है कि मानो के व्यापारी के पास, मतलब यहाँ इस मार्केट में मेरी दुकान है तो यहाँ तक तो कोई आदमी नहीं आएगा जब तक उसको कोई बताएगा नहीं। तो जो ब्रोकर है वो 2 व्यापारी को जोड़ती हुई कड़ी है। तो ब्रोकर जो आते हैं, व्यापारी ब्रोकर के भरोसे माल दे देते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में रिलेशन अच्छा बनाने के लिए वो 2-5 लाख का माल लेते हैं, 50 लाख का लेते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं और उसके बाद करोड़ों का माल लेके फिर पेमेंट नहीं देते। उस टाइम पे हमारे जो व्यापारी होते हैं उसका इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ जाता है कि वो बोझ के तले दब जाता है और यहाँ पे दूसरे व्यापारी का प्रेशर उस पर बहुत हावी हो जाता है। कई मामले में कई व्यापारी इसमें आत्महत्या तक भी कर लेते हैं और एक पार्टी भाग जाती है तो फिर दूसरे को भी भागना पड़ता है। ऐसे किस्से भी आते हैं। तो ऐसे काफी मामले इसमें ज्यादातर कौन सा, पुलिस में एफआईआर होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद में कौन कौन सी कलमों में, जैसे व्यापारी को ये एक लीगल गुरु हो तो हमारा जो कार्यक्रम वो भी लीगल गुरु है, तो आपसे व्यापारी ये जानना चाहते हैं कि क्या एफआईआर होती है तो उसमें कौन सी कलम होनी चाहिए, क्योंकि दलाल, व्यापारी, उसके बाद में दुकान मालिक, ये पूरी कड़ी रहती है, रेफरेंस का सिक्का दूसरा, ये सारी कड़ी रहती है। तो कौन सी एफआईआर होनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी कलमें जो होती है, जो उसके अंदर आईपीसी कलम होती है, वो कौन सी लगनी चाहिए, उसके लिए क्या कहोगे जी? पहले तो मैं सभी व्यापारी को ये बताना चाहूंगी कि हमारे भारतीय देश का जो भी कानून है वो व्यापारी के हित में है, व्यक्ति के हित में है। तो आपको कानून और सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप खुल के बोलो। जब आप सही हो तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत से व्यापारी पुलिस में जाने से डरते हैं कि भी कच्चे का माल है, पक्के का माल है, बिल नहीं बनाया है। ये सब चीजें पीछे की बात है। आपके इधर आपके पास फ्रॉड हुआ है, आपके इधर चोरी हुई है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप खुल के जाओ पुलिस के पास। एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मानो कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, कोई ब्रोकर जो आपके पास आया है और उसने पैसा नहीं दिया, तो आप जाके 420, 406, 409 जो एक अलग से सेक्शन लगती है वो तहत केस दर्ज करवाओ। उससे क्या होगा कि जो पूरी एक चेन बनी हुई होगी कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के पास जाएगा, वो कोई ब्रोकर के पास जाएगा, ये पूरी चेन ही उसमें आ जाएगी पूरी गुनाहित षड्यंत्र में। तो आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी जल्दी आएगा, क्योंकि उसको पूरी चेन को बाहर निकलना होगा। आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज करवाओगे तो जल्दी से उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आप थोड़ा नॉलेज रखिए और कानून से बिल्कुल भी नहीं डरिए, अच्छे वकील की सलाह लीजिए और आपका जो न्याय है आपको 110% मिलेगा ही मिलेगा। खास करके जैसे व्यापारी कोई भी फ्रॉड व्यापारी होता है वो भाग जाता है व्यापारी के साथ में चीटिंग करके, लेकिन वो क्या करता है, हर बार चेक देके चला जाता है जी। हाँ, तो व्यापारी ये एक होता है कि साहब चेक आ गया अब मेरा पैसा आ जाएगा। क्या चेक देने से व्यापारी का पैसा आ जाता है? जी बिल्कुल नहीं आता। ये एक जो भी आपकी मंशा है मैं उसको दूर करना चाहूंगी। चेक आने से पैसा नहीं आता। वो चेक आपने किस तौर पे लिया है, किस
बेस पे लिया है, किस बिल पे लिया है, वो सब कुछ मेंशन होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल ये दूंगी कि मानो कि आप अपोजिट पार्टी हो, मैं एडवोकेट हूँ, मैं ऐसा बताऊंगी कि ये चेक तो उन्होंने जबरन लिखवाया है, मेरे चेक बुक से ले लिया है या चुरा लिया है, उस टाइम पे आप तो चोर हो जाओगे। तो मतलब आपको जहां पैसा लेना है वहां आप और फंस जाओगे। तो आप जब भी चेक लेते हो तब ये ध्यान रखो कि आपको वो पूरी डिटेल लेनी है, जितना बिल अमाउंट हो उतने का ही चेक लिखवाना है, और साथ में एक प्रॉमिसरी नोट लिखवानी है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे या रजिस्टर पे, या कोई भी स्टैम्प की जो टिकट होती है वो लिखवा के उस पे अंगूठा और साइन, और जो भी ब्रोकर रहेगा उसका साक्षी में नाम, ये करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करवाओगे तो आपका वो चेक लीगल हो जाएगा और आपको बहुत लंबी चीज करने की जरूरत नहीं है, और वो चेक की अमाउंट देने के लिए सामने वाला जो इंसान होगा वो बंध जाएगा, फिर देना ही देना पड़ेगा। अगर वो चेक फिर बाउंस करवाता है तो उसको जेल होनी है। प्रतिभा जी, जैसे चेक रिटर्न होता है तो व्यापारी ये है कि हाँ साहब चेक रिटर्न हो गया, तो 138 के केस करने में और उसको नोटिस देने में ये लगे रहते हैं। तो क्या 138 का केस जो होता है चेक रिटर्न के बाद में कितने महीने बाद में वो बंदा कर सकता है? जैसे कि उसके जो लिमिट पीरियड होता है, जैसे चेक का जो डेट है उसके बाद में 3 महीने तक वो चेक वापस भर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बाद में चेक रिटर्न का 138 का केस कोर्ट में कब तक दायर कर सकता है? अभी तो 3 महीने का ही टाइम है, जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। कोविड का टाइम होता है तो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब आपका चेक एक बार बाउंस होता है तो आप एक बार नोटिस तो उसको भेज ही दो। आप एक बार चेक बाउंस हो तो भी आप नोटिस भेज सकते हो, 3 बार बाउंस हो तो भी भेज सकते हो, लेकिन केस जल्दी से जल्दी आप करो या नोटिस जल्दी से जल्दी भेजो, वो करना पड़ेगा। और 138 के तहत सामने वाला बंदा वो बच नहीं सकता, वो बंधन करता है। उसने चेक दिया है तो वो आपको पैसे चुकाने के लिए बंधन में आ जाएगा। अभी नए कानून के तहत 138 में ऐसा नहीं है कि बहुत सालों साल केस चले, 1 साल से लेके 2 साल के अंतर्गत वो केस समाप्त हो जाता है और उसको पैसा पेनल्टी के साथ बनना रहता है, ऐसा प्रावधान बना है। साथ में प्रतिभा जी, जैसे कि व्यापारी क्या है, जैसे आपने बताया कि चेक रिटर्न होता है तो सामने से व्यापारी को नोटिस देना पड़ता है जी। लेकिन आजकल सूरत टेक्सटाइल मार्केट में या रिंग रोड जैसे कपड़ा बाजार की बात करें अपने, तो कपड़ा बाजार में मैंने भी पिछले 6-7 सालों से देखा कि व्यापारी जो फ्रॉड व्यापारी होता है वो सामने से व्यापारी को नोटिस भेजना चालू कर देता है कि मेरे से आप पैसा मांगते हो लेकिन मुझे आप प्रेशर मत करो, क्योंकि वो फिर व्यापारी को डराने के हिसाब से नोटिस का उपयोग करता है। तो क्या उस नोटिस से व्यापारी को डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। मैं ये बोलती हूँ जब आप सच्चे हो तो आप किसी से नहीं डरो, उसकी ऐसी नोटिस से नहीं। वो अगर ऐसा बोलता है कि भाई सामने के आप मुझे बहुत प्रेशर करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, आपका नाम लिखवा दूंगा, तो कोई पुलिस या प्रशासन ऐसे तो पागल नहीं है कि आपको ऐसे झूठे केस में फंसा देंगे। आप बिना डरे तुरंत पुलिस के पास जाओ और बोलो कि ये व्यापारी ऐसी नोटिस भेज के मुझे मानसिक त्रास दे रहा है, मुझे हानि मतलब मेरा पैसा नहीं देना है इसीलिए मुझे ऐसे नोटिस भेज रहा है। आप उसके खिलाफ जाओगे तो पुलिस तुरंत ही उनको सामने वाले को बुलाएगी वहां पे और ऐसी नोटिस देने के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकती है। लीगल वे में जाओ और सही में प्रॉब्लम हो और नोटिस भेजी वो चीज अलग है, लेकिन अपनी मंशा या आपको पैसा नहीं देना है उसकी वजह से आप बचाव में नोटिस भेजते हो तो वो लीगल नोटिस नहीं कही जाएगी। वो एक बचाव है व्यापारी को माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ये लीगल वे नहीं है और ऐसी ये नोटिस लीगल भी नहीं कही जाती। सूरत में प्रतिभा जी जैसे क्या रहता है कि शॉप के अंदर जो चोरियां होती है, छोटी चोरियां, जैसे कि यहाँ पर मोटा मोटी क्या रहता है, बड़े लेवल की चोरियां नहीं होती है। बड़े की लेवल की जो चोरियां होती है वो पूरा प्लानिंग से काम होता है, वो साल में कई 1-2 बार चोरियां उस प्रकार की होती है, नहीं भी होती है। पुलिस इतनी सक्रिय होगी कि अब चोरी पर रिंग रोड पर अंकुश लग गया। लेकिन एक बात करें छोटी जो चोरियां हैं, जैसे 1 पोटला चोरी हो गई या 10 साड़ी के मंडल चोरी हो गई या 50 साड़ी चोरी हो गई या 5 साड़ी चोरी, इस प्रकार की छोटी जो चोरियां रहती है वो अनगिनत रहती है। उसके लिए व्यापारी को क्या करना चाहिए? उसके लिए व्यापारी को मैं बोलूंगी कि इसमें आप ही की गलती है। आप छोटी मोटी चोरी को नजरअंदाज करते हो। आपको लगता है कि यार मेरा 1 पोटला चोरी हुआ है, 5,000 रुपए का पोटला है, तो उसके लिए मैं क्यों पुलिस स्टेशन के धक्के खाऊं। लेकिन आपके 5-5 हजार करके आप समझो इतना बड़ा टेक्सटाइल यूनिट है, वो करके उसके जो चोर है उसके पास लाखों करोड़ों का माल आ जाता है। वो छोटी छोटी चोरी इसीलिए करता है, छोटी चोरी को बढ़ावा इसीलिए मिलता है कि व्यापारी एकजुट नहीं है। इसमें व्यापारी को एकजुट होना चाहिए। जो भी आपका संगठन है उनको अगर आपको पुलिस के पास नहीं जाना है तो आप अपने संगठन के पास जाओ,
और एक साथ मिलके एक आवेदन पत्र दो या पुलिस कमिश्नर से मिलो या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दो कि हम सभी व्यापारी के इतने इतने माल चोरी हुए हैं, तब आपको एक सिंगल आदमी को जाने की मतलब जरूरत नहीं है, पूरा यूनिट जाएगा ना, तो उसके बाद संगठन ही केस देख लेगा, तो व्यापारी का हेडेक भी कम हो जाएगा और न्याय भी मिलेगा और चोर जो है वो सचेत हो जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है। छोटी छोटी चोरियां होती है, व्यापारी उसमें क्या है कि एफआईआर करने से या लीगल वे में जाने से कतराता है, तो क्या व्यापारी को उस लीगल वे में जाने के लिए कतराना चाहिए? भले 10,000 की चोरी हो, भले 5,000 की चोरी हो, लेकिन उसको लीगल वे में जाने के लिए कतराना चाहिए या नहीं कतराना? बिल्कुल भी नहीं कतराना चाहिए। चोरी चोरी होती है, छोटी हो या बड़ी। अगर आपके पास छोटी चोरी होती है तो आपको कोई एडवोकेट की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाओ। आपको लगता है कि भी 10,000 की चोरी में मेरा एडवोकेट का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। छोटी चोरी में आपको एडवोकेट मत रखो, आप डायरेक्ट जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। और अगर आप एसोसिएशन से बात कर सकते हो, और आप एक बार देखना, मैं चाहती हूँ कि आप एनालिसिस करो कि हर महीने में मार्केट में कितनी चोरी होती है, उसका एक अमाउंट जोड़ बनाओ। बोलते ना कि भी नाना नफा है मोटो नफो, ऐसे वो छोटे छोटे अमाउंट मिलके लाखों करोड़ों रुपए हो जाते होंगे। तो नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए और आपकी चोरी अटक जाएगी। फिर प्रतिभा जी, जैसे कि एक पुलिस स्टेशन में रहता है कि एक अर्जी, फर्स्ट प्राथमिकता पुलिस स्टेशन में होता है कि साहब अर्जी दो, उसके बाद में हम लोग कार्रवाई करेंगे, तो अर्जी और एफआईआर में क्या फर्क रहता है? व्यापारी का ये भी एक सवाल है जी। आप पुलिस स्टेशन में जाके ऑरली बात करके आ जाओगे कि मेरे इधर चोरी हुई है, तो पुलिस कैसे मान ले? अगर वो इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे तो दूसरे बंदे बोलेंगे कि पुलिस इनके साथ मिल गई है, पुलिस के ऊपर एलिगेशन आ जाते हैं। तो कोई भी इंक्वायरी उनको करनी हो या सर्च करना हो तो उसके पहले कोई आधार प्रूफ चाहिए। इसीलिए एक अर्जी आप दो, एप्लीकेशन दो कि मेरे इधर ऐसी चोरी हुई है, ये चोर ये है, शायद ये ऐसा मुझे आशंका है, या कोई चोर अदर पर्सन है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो एप्लीकेशन के आधार पे पुलिस वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर जो भी उसके आरोपी निकलेंगे उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज होगी। एप्लीकेशन के आधार पर जब चोर मिल जाता है तब एफआईआर दर्ज होती है। या फिर आप पुलिस को लगता है कि सही में आपके इधर ही अपराध हुआ है, लेकिन वो जो भी आरोपी है नहीं मिल रहा है, तो उसके पहले भी एफआईआर हो सकती है, उसके बाद भी वो आरोपी को ढूंढ सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन एक सर्च करने का जरिया है, एक रास्ता है। चलो, तो कपड़ा मार्केट में इतने सालों से आपका एक्सपीरियंस है, कई गुनाहित मामले आपके सामने आए होंगे, चोरी के भी होंगे, विश्वासघात के भी होंगे, और बड़ी बड़ी जैसे क्या रहता है कि दुकानें, फ्रॉड व्यापारी होता है, वो 50 लाख की दुकान, जैसे मेरी दुकान है, मैंने किसी व्यापारी को दे दी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था ये सही व्यापारी है गलत व्यापारी है, ऐसे भी कई किस्से होते हैं। तो उसमें क्या व्यापारी को दुकान वापस लीगल वे में वापस उसको लेना है, क्योंकि उसके अंदर माल रहता है और वो व्यापारी चीटिंग करके भाग जाता है, तो उसको दुकान वापस किस प्रकार कवर करके पुलिस से किस प्रकार? मैं एक लाइव एग्जांपल देके ही बात करूंगी। अभी एक व्यापारी थी, उसकी 3 दुकानें थी और जो उसने रेंट पे दी थी, और वो जो उसका भाड़ुआत था वो काफी टाइम से फ्रॉड करके भाग गया था, और उस दुकान मालिक के पास लोग पैसे मांगने के लिए आ रहे थे। तो उसका रास्ता ऐसे किया कि लीगल नोटिस उसकी शॉप के बाहर लगा दी हम लोगों ने कि यहाँ पे जो भी रेंट पे रहा था उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है और वो कहाँ गया है हमें नहीं पता, उसके साथ जो भी लेन देन की है उससे मकान मालिक का कोई लेना देना नहीं है। एक एप्लीकेशन हमने पुलिस में दी और पुलिस को साथ में लेके, पुलिस प्रोटेक्शन लेके उस दुकान का सील खुलवाया, उस दुकान में से जो भी माल मिला उसको सील करके एक साइड रखवा दिया पुलिस के सामने ही, ताकि पीछे मानो कि वो जो दुकान पे रहता था वो भाड़ुआत आए तो ऐसा नहीं बोले कि तो आपने चोरी कर ली मेरे माल की। तो ये सब लीगल वे में जाके जो मकान मालिक था उन्हें अपनी दुकान वापस ले ली। बहुत इजी प्रोसेस है, आप हेडिक मत होइए। बस मैंने आगे ही एक लाइन बोली थी कि कानून आपकी मदद के लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं। आप उसका सदुपयोग करें तो बहुत लीगल और इजी रास्ता है। क्या संदेश देना चाहोगे कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को, क्योंकि व्यापारियों के हर दूसरे बात पे यहाँ फ्रॉड के केस हैं, यहाँ पर गुण है, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि अपन सोच भी नहीं सकते। अभी ऑनलाइन का जैसे डिजिटलाइज युग चल रहा है, तो डिजिटलाइज व्यापारी ये सोचता था कि जीएसटी आएगा उसके बाद में चोरी के गुने बंद हो जाएंगे। अब सारा पेमेंट का जो है वो अभी चेक के बाद में आरटीजीएस, दूसरा सारा वर्क जो है पेमेंट का जो ऑप्शन है वो डिजिटलाइज हो गया, तो लोगों ने ये सोचा कि अब फ्रॉड नहीं होंगे। लेकिन चोरी जो चोर करता है, चोर
जैसे जो स्कीम आती है उससे पहले वो एक कदम हमारे से आगे रहता है। तो आप क्या, हाँ, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे, खास करके हमारे टेक्सटाइल चैनल के माध्यम से, टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहोगे एज ए टैक्स लीगल गुरु होने के नाते? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और अच्छा प्रयास है कि मार्केट के व्यापारियों को सही माहिती जो देनी चाहिए, जो सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो उन तक पहुंच रही है। सबसे पहले तो आप अपने हक के लिए आवाज उठाओ, डरना मत बंद करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में व्यापार करना है तो आप लीगल वे में कीजिए, पक्के बिल बनाइए, थोड़ी सी कर चोरी या हेडिक होने के बजाय आप पक्का बिल बनाओ, एक प्रॉमिसरी नोट रखवाओ, कोई लीगल एडवाइजर आप अपना रखो जो आपको कहीं भी बिल बनाना हो ना तो एक प्रॉमिसरी नोट पे साइन करवा दे, आपको कहीं बिल पेमेंट बाकी रखना हो ना तो चेक के साथ में एक प्रॉमिसरी नोट लिखवाए। ये सारी प्रोसेस बहुत ईजी है, आप एक बार समझ लोगे तो वो लीगल वे में चलिए। और चोरी के अगेंस्ट में मैंने जाके बताया कि तुरंत ही कंप्लेंट दर्ज कीजिए, आपके जो संगठन होते हैं उनको बताइए आपकी समस्या है। आपको कोई और समस्या हो तो आप कानून के माध्यम से या संगठन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए। आपको जो भी दिक्कत है, सरकार भी आपकी हेल्प के लिए ही है, सरकार हमसे जुड़ी हुई है, पब्लिक से बनती है, तो सरकार जरूर से सुनेगी। और एक खास चीज जो मैं कहना चाहूंगी, एक लाइव एग्जांपल है मेरे पास। अभी थोड़े टाइम पहले एक केस आया था कि भी नोटबंदी के टाइम का था कि एक व्यापारी बहुत मतलब मुश्किल से गांव से सूरत में बसा, फिर उन्होंने अपनी बीवी के गहने बेच दिए, जो भी प्रॉपर्टी थी वो बेच दी, फिर बैंक लोन करवा के एक अपनी अच्छी सी दुकान सेटअप की। तो वो पूरी जो बैंक लोन पे ही दुकान सेटअप थी, और उस टाइम पे कोई जो आदमी था वो फ्रॉड करके चला गया और बैंक के EMI वो पे नहीं कर पा रहा था। इतनी मुश्किल चीज़ थी, और पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने जा रहा था। तभी मेरे पास किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि बहुत परेशान है, आप उसकी कुछ हेल्प कर सकते हो, अदरवाइज मतलब ये तो मरने का सोच रहा है। मैंने अपनी ऑफिस पे बुलाया, उनसे सारी बात जानी, और उसका जो उपाय है वो मैं बताऊंगी। उपाय ये किया कि हम लोगों ने जो भी फ्रॉड जिसने किया था उसके खिलाफ हम लोग खुल के जाके पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की, एक FRI लॉन्च करवाई। FRI जो लॉन्च हुई थी वो जाके हमने बैंक में दी कि ये भी जो बंदा है वो जेन्युइन है, इसका कोई गुनाहित इतिहास नहीं है, ये किसी और व्यक्ति की वजह से फंसा हुआ है, तो आप उसको थोड़ा रहम कीजिए। बैंक ऑफिसर जो थे उन्होंने भी सुना कि हाँ आप जेन्युइन है आपकी चीज़, हम आपको वक्त देते हैं, हम कोई लीगल कार्यवाही नहीं करेंगे। और उसको अच्छा खासा वक्त मिल गया, और EMI पे करने में उसका स्टॉप EMI हो गया तब वहाँ से, और फिर जब उसके पास पैसा आया तब उसने कंटिन्यू किया। ऐसे कई मामले ऐसे भी होते हैं कि आप पैसा नहीं भर सकते लेकिन आपकी मनसा सही होती है, और ऐसे कोई लीगल टेक्निकल कारण की वजह से आप नहीं भर सकते तो बैंक आपको थोड़ा ब्याज माफी भी करवाती है। हाँ, लीगल वे में जाना चाहिए, आपका जो कंसल्ट होगा वो सही होना चाहिए। तो बैंक और सरकार हमेशा हमारे साथ में रहती है, बस आपकी मनसा, आप साफ मन से जाओगे तो सरकार कानून सब आपको मदद करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थे लीगल गुरु आज के हमारे प्रतिभा देसाई, जिन्होंने साफ तौर कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को संदेश दिया, और कपड़ा मार्केट में जो दिनों दिन गुनाहित मामले हो रहे हैं, फ्रॉड के मामले, उस पर खुलकर उन्होंने चर्चा की। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।